नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम में कई साधु संत और गणमान्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अध्यात्म से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूँ। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय। ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड, जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हमने संस्कृति, इतिहास और इसके दर्शन के लिए स्टडीज सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इसकी भी स्थापना की है। भाइयों बहनों, संपूर्ण उत्तराखंड भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो, इसके लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की है। सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, जिससे कि अब दंगा करने वालों की, उनके हुए नुकसान की भरपाई, एक एक रुपए की पाई, एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन
अतिक्रमित की हुई थी, उस अतिक्रमण से, उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर अब ऐसे मदरसे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकताओं को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को भी बंद किया है। इतना ही नहीं, हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ऑपरेशन कालनेमी के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमने हजारों ऐसे पाखंडियों और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं जो नाम और बेस बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र और उसकी सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर हम वहीं वापस पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी भौतिकता, पश्चिमी दिखावे की चकाचौंध और अपनी जड़ों, संस्कारों और सनातन परंपरा को उससे धीरे धीरे कहीं दूर होती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आदर्शों और मूल्यों से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सनातन संस्कृति के रक्षकों से यह भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पौड़ी में 1,213, अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 और चमोली में 760 दर्ज की गई है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। विकास खंडों में टिहरी का धौलधार ब्लॉक सबसे आगे रहा है, जहां 300 लोगों ने वापस गांव में बसेरा डाला है। वहीं 169 लोग विदेशों से भी लौटे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 66 लोग टिहरी पहुंचे हैं। आयोग का कहना है कि ये आंकड़े राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं। लगभग 6,500 लोग का को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से और लौट के फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के, या 1-2 लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता है। कुछ लोग रुड़की के पिरान गलियर में जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पानी की टंकी से घंटों पानी बहता रहा। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं और फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते हैं। पिरान कलियर में बेकाबू खनन से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हादसे में पूर्व उप प्रधान समेत 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि ट्रैक्टर चालक वाहन समेत फरार हो गया है। दोनों मृतक अपने गांव से लौट रहे थे। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भी गुस्सा देखने को मिला है। पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को समझाने की लगातार कोशिश की, लेकिन लोग चालक
की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। डोईवाला के शिक्षण संस्थान गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज में स्कूली छात्राओं को अपर स्वेटर की ड्रेस पहनकर आने पर पनिशमेंट दी गई। इस दौरान 3 छात्राएं चक्कर आने के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद छात्रों ने के अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा भी किया। छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर आध्यात्मिक दंड देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानाध्यापक ने छात्राओं को दंड बैठक करने के लिए कहा था। उठक बैठक लगाई और ये अपर पहन के आ गई थी, उस वजह से लगवाई और मैं बेहोश हो गई थी और चक्कर आके गिर गई थी और मैंने अंदर भी स्वेटर पहन रखी थी। मेरी तबीयत खराब थी, उस वजह से ये पहन के आई थी। मैं किसने लगवाई उठक बैठक? ये पहन के आ गई थी अपर इस वजह से लगवाई। टीचर का नाम, टीचर कौन थे? प्रिंसिपल सर ने लगवाई। क्या नाम है प्रिंसिपल सर का? अंकित डोबरियाल। बोला कि 1000 उठक बैठक लगाओ और मैं नहीं लगा पाई। मैं 100 में ही बेहोश हो गई। उन्होंने जब बच्चे बेहोश हुए, जब उन्होंने 100 लगवाई उठक बैठक, जब बच्चे उसमें इंगल में गिर के बेहोश हुए, जब वो बोला कि वो कर लो। क्या वजह रही, क्यों उठक बैठक लगाने का? हमने अपर पहन रखा था। ये क्या ये लाल थोड़ी ना है जब बच्चे पहन कर नहीं आ सकते। सर मुझे फ़ोन गया यहाँ से कि आपकी बेटी बेहोश है। मैंने पूछा क्या हुआ, किस लिए? उसने कहा कि सर ने, प्रिंसिपल सर ने 100 उठक बैठक लगवाई। मैंने किस लिए? इसे बहुत हेल्थ का इशू है भैया, इसे बहुत ज़्यादा नसों की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैंने यहाँ मैडम को भी बोल रखा है। मैंने कहा मैम इसे ऐसा कुछ मतलब ऐसे भाग दौड़ हुआ है, ऐसा कुछ मत करवाना इस पर, इसे बहुत इशू है इस चीज़ का। तब भी उन्होंने 100 उठक बैठक किस वजह से लगवाए? इस वजह से कि ये अपर पहन रखा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। है कि पिछले कई मतलब जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तो हम लोगों के बच्चों की एक ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है। ड्रेस प्लस हेयर कट प्लस जो भी नित्य के जो आवरण है वो उनको पहनने के लिए कहा गया है ना। 1 नवंबर से हम बच्चों को असेंबली में डेली बोल रहे हैं कि आप बेटा ये ड्रेस इस दिन पहनिए, ड्रेस दिन पहनिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से हम मैसेज भेज रहे हैं 1 तारीख से लेके और अभी 25 तारीख तक हम कंटिन्यू उनको बोले कि बेटा इस ड्रेस में ये आपकी ड्रेस है। उसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रेस में नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई हुई है। 8:45 से लेकर 9:10 तक हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती है। असेंबली में नहीं जाते बच्चे, तो बच्चे क्या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के भी बच्चे क्या करते हैं, बुधवार और शनिवार उस दिन बच्चा हाउस ड्रेस में आएगा और बाकी जो उसकी रेगुलर ड्रेस उस ड्रेस में आएगा। इतना बोलने के बाद भी बच्चे क्या है नियमित नहीं आ रहे। तो आज क्योंकि बच्चे, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेके बच्चे अंदर बैठ जाते हैं, तो उन बच्चों को बाहर बुलाया गया कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। उसके तहत उनको बोला गया कि भाई आप उठक बैठक लगाइए, जो भी बोला गया था। सामान्य स्थिति में बोला गया था, जिसने जितने लगाए उठक बैठक लगाने के बाद उसको ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसको बोला कि लगाते रहते, है ना। उसमें कुछ बच्चे देखिए, बच्चे नियमित उठक बैठक नहीं लगाते हैं, आजकल फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो उसके तहत क्या हुआ कि कुछ बच्चों के पाँव में दर्द हो गया। जसपुर के वार्ड नंबर 16 में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला किया गया है। दरअसल एक महिला को पीएम आवास योजना के तहत मकान दिया गया, जिसके कुछ दिन बाद भी मकान को बेच दिया गया और मकान पर लगा प्रधानमंत्री आवास का विज्ञापन भी मिटाकर पड़ोस में बने दूसरे मकान पर लगा दिया गया। पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। शिकायत मिलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। मेरे संज्ञान में एक मामला आया है। पीएम आवास योजना साजिदा बेगम वाइफ ऑफ दिलशेर वार्ड नंबर 16 के नाम अलॉट हुआ था। इनके द्वारा मकान बनाकर उनको सेल आउट कर दिया है। मेरे संज्ञान में मामला आते ही मैंने उनको नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि मेरे द्वारा मकान नहीं बेचा गया है। अब इसकी शपथ पत्र की जाँच होगी। अगर मामला झूठा पाया जाएगा तो उनके नाम की एफआईआर दर्ज की जाएगी। अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कोसी बैराज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैराज क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाओं का भी मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से परिपूर्ण है,
जिस वजह से जहां इको टूरिज्म, वाटर एक्टिविटी, पिकनिक स्पॉट्स विकास, ट्रैकिंग जैसे कई संभावित क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यटन विकास से जुड़े बुनियादी ढांचे का सर्वे तैयार किया जाए। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो सेफ हो जाएगी। अभी एक्टिविटी सेफ अल्मोड़ा में हमें पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो कोसी बैराज जो है ये हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है। इधर हमारा प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। छोटे से नच के साथ वी कैन इंश्योर कि यहाँ जिप लाइन चालू हो जाए, बोटिंग चालू हो जाए, इवन टूरिस्ट वॉक के लिए आएँ। तो हम लोगों ने सारी सुविधाएं देख ली अभी कि जो यहाँ अवेलेबल हैं और हमें क्या स्टॉप गैप सोल्यूशंस लेने हैं। तो हम जल्दी यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आएंगे जिससे हम यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। पौड़ी से सटे गढ़वाल वन प्रभाग के नागदेव रेंज के ढोभाल ढांडरी गांव में बीते 21 नवंबर को एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल है। उन्होंने गुलदार को मारने की मांग भी उठाई है, जिस पर वन विभाग की ओर से क्षेत्र में पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाते हुए लगातार क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं वन विभाग की ओर से गुलदार को ट्रैकुलाइज करने के साथ ही जरूरत पर नष्ट करने के भी अब आदेश मिल गए हैं। वहीं आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने गुलदार के हमले में घायल महिला से ढांडरी गांव पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिला और परिजनों का हालचाल भी जाना। उन्होंने सरकार से मांग की है कि घायल महिला के पूरे इलाज का खर्च उठाया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे गांव ढांडरी में जहाँ पे गुलदार से हमला हुआ था, जो जिन पे हमला हुआ था वो मेरी भाभी जी थी। अभी तक तो कोई आया नहीं, लेकिन हमारे माननीय श्री हरक सिंह रावत जी और श्री गणेश गोदियाल जी आए। बहुत खुशी हुई, बहुत हमें जो है यहाँ पे इतने छोटे से गाँव में ये लोग आए, तो यही इनका बड़प्पन दिखाता है कि ये कितने बड़े ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि ये लोग यहाँ पे आए, इन्होंने हमारे जो संबंधित है उनके बारे में सुध-बुध ली। और मैं यही चाहूँगा कि आप यही देख लीजिए कि कितना बड़ा बड़प्पन है इन लोगों का कि ये लोग यहाँ पे आए। और हमें बड़े खुशी की बात है कि अभी प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ पे कोई आया नहीं। जो अभी मौजूदा जो पौड़ी से हैं, सुना है कि विधायक जी की तबीयत खराब है। बाकी और लोग भी हैं, क्षेत्र से काफ़ी लोग हैं जो अभी तक यहाँ पे आए नहीं, लेकिन ये लोग आए तो हमें बड़ी खुशी की बात है। नज़दीक में एक कार्यक्रम था और हमें ये पता था कि यहाँ पर ये घटना घटी है, तो पीड़ित परिवार को मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे सभी अन्य साथी उन्हें मिलने के लिए गए। वहाँ पर जिन माता जी को बाघ ने घायल कर रखा है उन्हें देखने गए। और हमारे जाने से फ़ायदा ये है कि सरकार और वन विभाग चेतेगा, जागेगा और आगे के लिए एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाएगा। है कि इनके इलाज का भी खर्च करे सरकार, और जिस बुजुर्ग माताजी ने उनकी जान बचाई उन्हें भी पुरस्कार स्वरूप, उनकी बहादुरी स्वरूप उन्हें भी प्रोत्साहित करें। तो एक बात कह रहा हूँ जी, यहाँ महिला को बाघ ने, तेंदुआ को, गुलदार को उसने घायल किया, और एक बुजुर्ग महिला से अगर साथ में नहीं होती उनकी बहन, बड़ी बहन, तो शायद वो आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं होती। जिस तरह बाघ ने उनको अपना नियाला बनाया था। और दुर्भाग्य ये है कि जब गांव के पूरे इलाके के लोगों ने चक्का जाम किया, तब जाके उसको, गुलदार को जो है आदमखोर घोषित किया जा रहा है, उसको मारने के आदेश हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि सरकार इंतजार करती है कि साहब एक आदमी को, क्योंकि मैं वन मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है, और मैंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा था कि तुम्हारे बच्चे को अगर खा देगा बाघ, अब तो तुम इंतजार करोगे 3 अधिकारियों के बच्चों को खाएगा, 3 लोगों को खाएगा। नियम इनका क्या है कि जब तक 3 लोगों को नहीं खा ले, 3 लोग ना मर जाएं, तब तक गुलदार को या बाघ को वो आदमखोर घोषित नहीं करते हैं।
रुड़की स्थित भगवानपुर चंदनपुर गांव में लगभग 30 वर्षों से बंद पड़े चक्रोड़ और नाले को प्रशासन ने बुधवार को कब्जा मुक्त कराकर फिर से चालू करा दिया। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशों पर जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेशों के तहत ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार मंगलोर यूसुफ अली, राजस्व निरीक्षक ओम प्रकाश और राजस्व उप निरीक्षक सविता बगवाड़ी मौके पर पहुंचे और टीम ने संबंधित खसरा संख्या की चक्रोड़ और नाली से अवैध कब्जा हटाकर मार्ग को पूरी तरह खुला दिया है। काशीपुर में उपजिला अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक से पहले मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने औचक निरीक्षण किया है, जहां शुरुआत से ही अस्पताल की अव्यवस्थाएं सामने आती चली गई। शौचालयों में गंदगी, नल टोटियों की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां, कमरों की टूट-फूट और सफाई की कमी ने पूरे अस्पताल की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। देखिए, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और जैसे हमारे डीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं, हम लोग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हैं, हम उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो, चाहे वो मशीन्स हों जो अगर ख़राब हों, या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में सीपीएस बैठक से पहले और सीपीएस बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और एसडीएम साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे यहाँ पे और उनको कैसे रेक्टिफाई करना है उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। कुछ जो सिंपल चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो डिलीवरी रूम्स हैं, जो हमारा न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होता है, जहाँ जहाँ छोटी क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है, एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, वो सब हम लोग आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको दिख जाएगा बदलाव। बिफोर एंड आफ्टर में हम लोग वहाँ पे एयर कंडीशनिंग लगाएंगे। विंटर डेस्टिनेशन ओली आने वाले पर्यटक अगले कुछ दिनों तक चेयरलिफ्ट, उड़न खटोले की राइड का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। दरअसल जीएमवीएन ओली की ओर से संचालित ओली चेयरलिफ्ट का संचालन वार्षिक मेंटेनेंस के कारण रोका गया है। मेंटेनेंस फिटनेस कार्य पूरा होने के बाद ओली चेयरलिफ्ट को फिर से शुरू किया जाएगा। जीएमवीएन ओली के चेयर लिफ्ट प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने बताया है कि तकनीकी मेंटेनेंस के बाद जल्द ओली चेयर लिफ्ट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं ओली का रुख करने के लिए और ऐसे में चेयर लिफ्ट नहीं चल रही है, ऐसे में किस तरह की दिक्कतें अब पर्यटकों के सामने भी हैं और अब क्या कर रहे हैं पर्यटन वहां पर पहुंच करके, किस तरह का अब नज़ारा नजर आ रहा है? विशाल जी, देखिए जो ये जीएमवीएन ओली की जो चेयर लिफ्ट का जो मेंटेनेंस का ये जो सालाना कार्यक्रम चलता है, क्योंकि पूरे साल भर में जो चारधाम यात्रा के साथ साथ जो डे टूरिस्ट यहाँ पे प्रतिदिन पहुंचते हैं, तो चेयर लिफ्ट में दबाव पड़ जाता है। तो लिहाजा जो नए साल को देखते हुए अभी जो सेलिब्रेशन होना है, क्रिसमस सेलिब्रेशन होना है, साथ ही स्नोफॉल के टाइम पे हजारों की तादाद में यहाँ पे पर्यटक पहुंचते हैं, तो टूरिस्ट का फ्लो बढ़ेगा तो इस पे दबाव बढ़ेगा। तो लिहाजा साल में इसी महीने के दौरान जो है मेंटेनेंस का कार्य पूरा किया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में जो है किसी तरह की कोई टेक्निकली जो प्रॉब्लम जो है का सामना न करना पड़े। तो ये इनका सालाना मेंटेनेंस का कार्य है और दिसंबर के पहले हफ्ते में ये फिर से जो है पर्यटकों के लिए सुचारू कर दी जाएगी। और इन 4 से 5 दिनों में जो इसके तमाम जो 800 मीटर की ये चेयर लिफ्ट है और इसके पूरे पार्ट से लेकर के तमाम तकनीकी पहलुओं को देखा जाएगा और लास्ट में फिटनेस टेस्ट के बाद जो है पर्यटकों के लिए जो है फिर से जो है ये चेयर कार खोल दी जाती है। हालांकि अभी इन 2-3 दिनों में अगर पर्यटक ओली पहुंचता है तो उसके लिए काफी
कुछ वहाँ पे इसके अलावा भी है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकता है। साथ ही जो एटीपी बाइक होती है जो बुग्याल में और स्लोप के आसपास जो है कि जो आकर्षण रहते हैं उनको दिखाने के लिए वहाँ पे एटीपी बाइक्स हैं, डे हाइक कर सकते हैं और साथ ही बर्ड वॉचिंग का भी वहाँ पे काफी अच्छा स्कोप है। तो 3-4 दिन के लिए वहाँ पे जो काफी कुछ है एडवेंचर देखने के लिए। तो 2 से 3 दिनों के लिए जो प्रबंधन है वहाँ पे उनका कहना है कि 2 से 3 दिन जो है इसे एडजस्ट करना पड़ेगा और 3 दिनों के बाद जो है पूरी तरह से जो चेयर कार है वो दुरुस्त हो जाएगी और इसका मेंटेनेंस का काम पूरा होगा। तो इसको विंटर जो आने को है और शीतकालीन पर्यटन के साथ साथ यहाँ पे नेशनल विंटर गेम्स भी होने हैं। तो देश विदेश के टूरिस्ट से लेकर के खिलाड़ी यहाँ पे स्कीयर जो है यहाँ पे विंटर गेम्स के लिए आते हैं। तो इसको देखते हुए ये अच्छा निर्णय जो है चेयरलिफ्ट प्रबंधन ने लिया हुआ है और कुछ दिनों के बाद जो है फिर से जो है चेयरलिफ्ट जो है जो स्लोप है स्किंग नंदा स्लोप इसके ऊपर दौड़नी शुरू हो जाएगी। जी ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।